जय हिंद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। एक किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट है और इसका पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, तो दोनों प्रैक्टिस सेट को जो पीछे करवाएं उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और जिनको जो है इसका PDF अगर पहले चाहिए तो बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज बैच स्टार्ट हुआ है वो बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना, आपको दिसंबर जनवरी तक आपको जो है डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आपको मार्केट से एक भी बुक आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आपको क्लास का जो प्रैक्टिस सेट हो या तो मार्केट में जो भी बुक आएगा सारा का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। और एक जो बैच है ना, आज कितना तारीख है, आज तारीख हो गया, आज 16 तारीख है। तो 16 जो है ना, या तो आज मतलब 16 है तो आपको लगभग एक बैच आ रहा है, सिर्फ घटना दर का होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा। उसमें ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक रहेगा और इल्यूटेरिया पैतरसु रहेगा और स्पेशली घटना दर का होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा। बाकी उसमें बिहार दरोगा का जो है ना मतलब सारा प्रैक्टिस सेट आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस सेट को बनाइएगा और आपको यूट्यूब पे जो है रिवीजन करवा देंगे। और इसी आप जब प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, जब आप क्लास देखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। तो एक होमवर्क सीरीज फिर से स्टार्ट हो रहा है। होमवर्क जो पेड बैच है ना 2 स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी जुड़ना है वो बैच मतलब इधर अगर 1-2 दिन से एडमिशन चालू होगा तो वो बैच कम से कम 10 दिन के बाद जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। और सारा जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं यूट्यूब पे, सारा उसमें PDF आपको दे दिया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरा मतलब, हालांकि जो पेड बैच स्टार्ट हुआ है होमवर्क सीरीज वाला पहले वाला, उसमें ज़्यादा दिन होमवर्क चला नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते, लेकिन एक अलग से जो है ना फ्रेश बैच आ रहा है होमवर्क सीरीज का। तो अपना जुड़िए उस बैच में। आपको प्रैक्टिस सेट और घटना दर का जो सारा बुक दिया हुआ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ये सारा बुक आपको होमवर्क के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ज़रूर जुड़िएगा। इसका सूचना जो है ना टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो है ना इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे और 2 का भी डाल देंगे। बाकी अगर चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट इसको पहले लगा करके इसको हम बाद में क्लास देखें तो आप पेड वाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट कर देखिए। इसमें टोटल जो है ना 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और कुछ जो है ना क्वेश्चन बैंक है, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाला गया और 2024 का ये लेटेस्ट बुक है। इसके अलावा जो है ना अभी मार्केट में कोई बुक अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा प्लेटफॉर्म में ड्यूटी रहेगा तो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट कितना है तो 3 है। कितना है? 3 है। आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा और ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को हराया था? बताइए क्या होगा। कह रहा है इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को हराया था? तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। 1757 के प्लासी की लड़ाई। याद रखिए 1757 क्या होगा? प्लासी की लड़ाई। तो कह रहा है इनमें से किस लड़ाई में जो है अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को हराया था? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई में हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि जैन धर्म, कह रहा है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो क्या है? बताइए। कह रहा है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, मतलब उसको ना त्रिरत्न बोलते हैं। जैसे त्रिरत्न होता है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैन धर्म में जो है ना 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। उन्हें क्या, वे क्या है? तो इसका 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही क्या है? तो आचरण होगा। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो याद रखिएगा, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास होता है, और सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान होता है, और सम्यक चरित्र का मतलब होता है सही आचरण होता है। इसका जो अर्थ होता है, ठीक है। तो जैन धर्म में 3 रत्न था, एक था सम्यक ज्ञान था, एक सम्यक चरित्र था मतलब सम्यक आचरण, और सम्यक क्या था? तो दर्शन था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन वाई 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। क्या है? तो अंडमान और निकोबार जो है समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। और निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या क्या है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 247 है। कितना है? 247। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि वह क्या है? बताइए। कह रहा है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि वह क्या है? तो 4 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
एक क्या है, एक कोशिका से दूसरी में जा सकता है। क्या हो सकता है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना क्या है बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक जो है कैसा बैंक है, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय बैंक है। क्या है, तो केंद्रीय बैंक है। तो याद रखिए कि भारत का जो आरबीआई है ना वो क्या है, तो केंद्रीय बैंक है, और भारत केंद्रीय बैंक की संस्थान है जो भारतीय रुपये को मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, और यह केंद्रीय बैंक के रूप में क्या करता है, तो कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6 पे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर ग्रुप में जो है ना क्लास को जो है शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए जो इतना मेहनत से जो है ना क्लास लाया जाता है, क्योंकि आपको जो हर वो क्वेश्चन याद करवाया जाए। और ये नहीं होता है ना कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें आपको आंसर बताएं, हम हर वो क्वेश्चन को रिपीट कर दे, जैसे डिस्कशन में करवाया जाता है वैसे करवाते हैं, वैसे ही आपको क्लास में भी करवाते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट में भी करवाते हैं कि आपका सारा क्वेश्चन वो याद हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दरवाज़ से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट, आपको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक, और जो भी है ना आपको क्या बोलता है कि ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, वो सारा आपको इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, और फुल डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कह रहा है ना क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6, कह रहा है उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत, कह रहा है उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है बताइए। कह रहा है उच्च वायुमंडल में स्थित जो ओजोन परत होता है किन्हें रोकता है, तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों क्या करता है, रोकता है। तो उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों क्या करता है, रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पैराफिन, कह रहा है पैराफिन किसका उत्पाद है बताइए। पैराफिन जो है किसका उत्पाद है बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है, पेट्रोलियम परिशोधन का है। किसका है, पेट्रोलियम परिशोधन का है। तो कह रहा है पैराफिन किसका उत्पाद है, तो पेट्रोलियम परिशोधन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम जो है ना चुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम, उसका अवरोही क्रम में चुनिए, बताइए क्या होगा। कह रहा है कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताना है कि किसका क्या होगा। देखिए 8 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्चा लोहा, उसका ढलवा, उसके बाद मृदु होगा। ठीक है, तो कच्चा लोहा उसके होगा, उसके बाद क्या होगा, ढलवा होगा, उसके बाद क्या होगा, मृदु होगा। ठीक है, और याद रखिए कच्चे लोहे में कार्बन की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, जो विशिष्ट रूप से जो है ना 3.5 से लेकर 4% होती है, और स्टील के उपकरण में कार्बन की मात्रा बोलेगा तो 0.5 से लेकर 1.3% होती है, और ढलवा लोहा का बात करें कार्बन की मात्रा 2.0 से 45%, और मृदु इस्पात में बोलेगा कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 0.05% से 0.26% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैक संख्या, कह रहा है कि मैक संख्या का जो प्रयोग है इनमें से किसकी चाल से संबंधित है बताइए। मैक संख्या का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है, तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से। किससे, ध्वनि से। तो याद रखिएगा कि मैक संख्या का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किस चाल से संबंधित है, ध्वनि से। किससे, ध्वनि से। और सभी लोग जो है ना जो टेस्ट होता है सुबह, आपको बता दे रहे हैं, आपको 7:30 AM में आपको 7:30 बजे सुबह साइंस का घटना दर का टेस्ट होता है। जो टेस्ट ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। और शाम में जो है ना मंडे टू फ्राइडे बता रहे हैं, सुबह 7:30 बजे टेस्ट होता है, उसके बाद 3 बजे बिहार दरबार का प्रैक्टिस सेट होता है, और उसके बाद शाम में 7 बजे जो है एडिटोरिया 5000 का टेस्ट होता है, शाम में 7 बजे। उसके बाद 9 बजे क्या होता है, 9 PM में क्या होता है, तो एडिटोरिया 4500 का टेस्ट होता है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। बाकी क्लास का भी क्लास आप देखिए, उसके बाद जो है ना क्लास देखने के बाद अपना टेस्ट दीजिए। तो ये 4 टेस्ट जो है ना ओपन ग्रुप में टेस्ट करवाया जा रहा है, मंडे टू फ्राइडे करवाया जा रहा है। तो सभी लोग टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, उससे क्या होगा ना आपका बेसिक जो है ना मजबूत होगा, और पता चलेगा कि जब टेस्ट दीजिएगा टेलीग्राम पे एक प्रैक्टिस सेट होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी तो जो पेड बैच जो स्टार्ट है बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज, उसमें आपको डेली एक मतलब जो है ना प्रैक्टिस सेट दे दिया जा रहा है। तो 3 दिन इसमें आपको टेलीग्राम पे टेस्ट देना है, बाकी 3 दिन उसमें आपको डेली तो उसमें मिल ही रहा है प्रैक्टिस सेट, उसमें आप दीजिएगा। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साइंस के लिए आपको पता है ना कि साइंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए घटना दर का जो स्टार्टिंग से ही टेस्ट हो रहा है। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि सौरमंडल की उत्पत्ति, कह रहा है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से जो है ना मेल खाता है बताइए। कह रहा है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है सही ढंग से मेल खाता है। देखिए पहला कह रहा है ना, इसमें क्या कर रहा है, सही ढंग से पूछा। देखिए नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, गलत है। और ज्वारीय हाइपोथेसिस का बोलेगा जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने किया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन गैसीय हाइपोथेसिस क्या है, सब गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है, तो राइट आंसर है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा।
आगे आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है, क्या होगा बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ना। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, श्वेत रुधिर कोशिका होगा। क्या होगा, श्वेत रुधिर कोशिका होगा। तो कह रहा था कि मानव शरीर का जो है ना, मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता कौन करता है, तो श्वेत रुधिर कोशिका करता है। और याद रखिएगा, श्वेत रुधिर कण जो होता है यह ल्यूकोसाइटिस या प्रतिरक्षित प्रणाली की कोशिकाएं हैं जो शरीर को संक्रमित रोगों एवं बाह्य पदार्थों से क्या होती, बचाती है। ये पूरे शरीर में क्या होती है, पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है कहलाती है, क्या कहलाती है। कह रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है क्या कहलाती है। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गतिहीन स्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है, गतिहीन स्फीति कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से जो है ना अपने सबसे बड़े देश जो है ना क्षेत्र से क्या करता है, मेल खाता है। कह रहा है इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश मतलब क्षेत्र में मेल खाता है। देखिए इसका ऑप्शन इधर आइए। तो 13 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या 4 है। दक्षिण अमेरिका जो है ना ब्राज़ील का है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो महाद्वीप के भूमि क्षेत्र और आबादी का लगभग जो है ना आधा हिस्सा मतलब 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है मतलब वर्ग किलोमीटर में है। और ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का क्या है, तो 5वां देश है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कर रहा है कर्क रेखा। कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे गुजरती है, बताइए। ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। तो कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर गुजरती, बताइए कौन सा देश होकर गुजरती है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत व सऊदी अरब। क्या है, भारत और सऊदी अरब के बीच। तो कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में किनसे होकर गुजरती है, तो भारत और सऊदी अरब। तो याद रखिए ना कि कर्क रेखा वर्तमान में भूमध्य रेखा के मतलब 23 डिग्री 26 मिनट 16 सेकेंड में जो है ना उत्तर में स्थित है। और यह भारत में जो है ना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सऊदी अरब से होते हुए क्या होती है, गुजरती है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कुछ आपको क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर गुजरती है, तो भारत और सऊदी अरब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे करा है संघ और राज्यों की निर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है, बताइए। कह रहा है संघ तथा राज्यों के निर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वित्तीय आयोग देता है। कौन देता है, वित्त आयोग देता है। कौन देता है, वित्त आयोग। तो संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें जो है निम्नलिखित में से कौन देता है, तो वित्त आयोग देता है। कौन देता है, वित्त आयोग। और वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में, 280 में है। कितना है, 280 में। याद रखिए कितना है, 280 में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जल की सतह के ऊपर, कह रहा है जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा एक यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेरियोस्कोप कहलाते हैं। किसका कहलाते हैं, पेरियोस्कोप का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। कह रहा है कि भारत में जो है ना जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का जो वायसराय था निम्नलिखित में से कौन था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। तो याद रखिएगा ना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन किया था। कब किया था, तो क्रिप्स मिशन का जो गठन किया था 1942 में किया था। और क्रिप्स मिशन के भारत आने पर उन्हें वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो की दृष्टापूर्ण शत्रुता का सामना करना पड़ा था। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका जो है ना प्रमुख अयस्क है, बताइए। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2। क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट जो है ना एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और एल्यूमिनियम का एक क्या होता है, प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2010 में विश्व के कुल बॉक्साइट उत्पादन में 1/3 से अधिक योगदान देने के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है ना बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक था। इसके बाद चीन, ब्राज़ील और भारत और गुयाना का स्थान आता है। ठीक, भारत का जो स्थान आता है गुयाना के स्थान, भारत और गुयाना का स्थान आता है इसके बाद। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि
तो याद रखिएगा ना कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे 19 पे कह रहा है प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय स्थित है, कहाँ है बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। तो याद रखिएगा सलारगंज संग्रहालय का एक जो है ना कला संग्रहालय है जो तेलंगाना के कहाँ, हैदराबाद में मूसी नदी के दक्षिणी किनारे पे दारूसीफा में स्थित है। और यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है और यह विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में से क्या है, तो एक है। तो याद रखिएगा कि प्रसिद्ध वन मैन्स कलेक्शन संग्रहालय जो है सलारगंज संग्रहालय स्थित कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा था, बताइए। इस ऑप्शन में बताइए कि कौन सा पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2। इंडिया शास्त्र जो है ना किसकी पुस्तक है, तो इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन द आवर टाइम नामक पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन है, कांग्रेस सांसद कौन है, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है, बताइए। कह रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो भारत को किस रूप में परिभाषित करता है, तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यों का संघ। क्या है, तो राज्यों का संघ। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 1 में वर्णन किया गया कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा और भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे करा निम्न में से किसे जो है ना भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, बताइए। भारत का नेपोलियन की बात करें तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। अगर यहाँ पे कहेगा ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त और ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को कहा जाता है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्मस किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्मस किसके द्वारा लिखी गई है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सत्यजीत रे के द्वारा जो है ना कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो आवर फिल्मस लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है सुबैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए। सुबैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1। क्या होगा, क्रिकेट से। क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। तो सुबैया पिल्लई ट्रॉफी भारत में दक्षिण क्षेत्र की सीमित ओवरों की क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह रणजी ट्रॉफी के लिए जो है ना जोनल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। इसका संबंध जो है ना किससे, तो क्रिकेट से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे करा त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, बताइए। त्रिपिटक जो पुस्तक है किसकी पुस्तकें हैं, कौन सा धर्म का है, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध का है। किसका है, तो बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में किस दिन को बाल दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है, बताइए। भारत में किस दिन को जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 14 नंबर को क्या मनाते हैं, तो बाल दिवस मनाया जाता है। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर जो है ना प्रतिवर्ष, तो क्वेश्चन यहाँ भी ये भी पूछ सकता है कि बाल दिवस जो मनाया जाता है किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और जो है कब मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है असंगत का मिलान खोजिए। इसमें एक जो है ना गलत है, उसमें गलत को छांटना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखिए पहला कह रहा है दुनिया में सबसे बड़े प्राणी बोलेगा तो ब्लू व्हेल है। क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। दुनिया में सबसे बड़े प्राणी बोलेगा तो क्या है, ब्लू व्हेल है, बिल्कुल सही है। और दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा बोलेगा तो सुंदरवन है जो भारत और बांग्लादेश और भारत के बीच है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि दुनिया में सबसे गहरी झील बोलेगा तो सुपीरियर है, ये क्या है, तो ये क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है, ठीक है। और आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान बोलेगा तो सहारा है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें गलत पूछा था ना, गलत क्या है, तो 3 बार क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि दुनिया में सबसे गहरी झील बोलेगा तो जो है ना यहाँ पे क्या सुपीरियर झील कनाडा, ये गलत था। तो याद रखिए दक्षिण रूस में जो है ना बैकाल झील, दक्षिण रूस में जो बैकाल झील है दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसकी अगर गहराई बोलेगा तो 5387 मीटर है, मतलब फीट है, और मीटर में बोलेगा तो 1642 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और बैकाल झील जो है ना, बैकाल झील आयतन में क्या है, तो मामले में दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी की झील है आयतन में, ठीक है, याद रखिए। इसका सही गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, तो गलत था। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे करा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है बताइए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का जो है पुराना नाम क्या है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हैली नेशनल पार्क है। क्या है, हैली नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा ना कि संकटपन बंगाल के टाइगर की सुरक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में 1936 में जो है ना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना की गई। और यह भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है। और यह प्राणी उद्यान उत्तराखंड के क्या है, तो नैनीताल जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या था, तो हैली नेशनल पार्क था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताने इसमें कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, चुनाव में मतदान करना क्या है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। और संविधान के आदर्शों का पालन करना ये क्या है, तो मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन जो है ना, तेल शोधन स्थित है बताइए कहाँ। कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला जो है ये कहाँ स्थित है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, असम में है। कहाँ है, तो असम में। तो याद रखें ना कि असम के जो है ना डिब्रूगढ़ जिले में तिपास पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित डिगबोई भारत की सबसे प्राचीन रिफाइनरी तेल क्षेत्र है। और यहाँ पहली रिफाइनरी की शुरुआत बोलेगा तो कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था। कब हुआ था, 1901 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। और डिगबोई संचालित होने वाली सबसे प्राचीन तेल कुआं है। और यहाँ कच्चे तेल की खोज जो है ना, कच्चे तेल का खोज बोलेगा तो 1882 में हुआ था। कब हुआ था, 1882 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है बताइए। सरस्वती सम्मान बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में। क्या होगा, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा अमुक्त मालदा, अमुक्त मालदा जो है ना किसकी रचना है बताइए। अमुक्त मालदा जो है किसकी रचना है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, किस देवराय का पुस्तक है। किसका, अमुक्त मालदा किसकी रचना है, तो किस देवराय का है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव, कह रहा है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था बताइए। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए कौन था। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, SP सिन्हा। क्या होगा, SP सिन्हा। तो कह रहा है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, SP सिन्हा था। कौन था, SP सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है बताइए। कह रहा है कि शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल से है। तो याद रखिएगा ना कि शब्द जो फ्री किक है ना वो किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। क्या होगा, फुटबॉल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य का एक जो है ना एकल नृत्य नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य एक क्या है, तो एकल नृत्य नहीं है बताइए क्या होगा। तो 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कथकली जो है ये नहीं है, लेकिन कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है। तो याद रखिएगा कि कथकली एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुति है जिसे नृतक हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से 2 महाकाव्यों कौन कौन है, तो रामायण और महाभारत के मूल विषयों पर क्या है, तो पारंपरिक नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है, तो कथकली नहीं है, लेकिन कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कर देखिए 36 नंबर जो है ना मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, PDF दे दिया जाएगा। तो आप लोग जो है ना इसको मैथ को सोल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कर रहा है ICICI बैंक का जो है ना फुल फॉर्म पूछ रहा है कि पूर्ण रूप जो है ना क्या होता है। तो ICICI का बैंक का पूर्ण रूप क्या होता है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो ICICI बैंक का जो है ना पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। बात करेगा ना कि ICICI बैंक का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1955 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1955 में ICICI बैंक का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं बताइए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ट्रैक एंड फील्ड खेल का जो है ना अन्य नाम क्या है बताइए। ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का एक अन्य नाम है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
4 एथलेटिक्स का है, किसका एथलेटिक्स का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुसूची है जो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया, बताइए कौन सा अनुसूची है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 12वीं सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 9वीं अनुसूची क्या है, प्रथम में बोल रहा है ना कि प्रथम, मूल संविधान में कितना अनुसूची था, 8 था, तो बोल रहा है कि प्रथम संशोधन द्वारा कौन से अनुसूची को जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ना भारत के संविधान में पूछा गया प्रथम संशोधन जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था, 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक जो है ना कौन है, बताइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे, कौन थे, बताइए। तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धीरू भाई अंबानी है। कौन है, धीरू भाई अंबानी। अंबानी के जो कौन है, मुकेश अंबानी के पापा जी हैं। चलिए आगे, और याद रखिएगा ना, रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1960 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1960 में रिलायंस इंडस्ट्री का स्थापना हुआ था। और संस्थापक कौन थे, धीरू भाई अंबानी थे। और वर्तमान में बोलेगा इसका जो है ना सीईओ कौन है वर्तमान में, तो आकाश अंबानी है। कौन है, आकाश अंबानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कर रहा है विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है ना कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 1 है, क्या है, विमल्डन है। क्या है, विमल्डन। तो याद रखना कि ग्रास ये जो है ना विमल्डन बोलेगा तो ग्रास कोर्ट पे खेली जाती है। और विमल्डन चैंपियन सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है और प्रथम चैंपियनशिप 1870 में आयोजित की गई थी। और टेनिस के अंत 3 ग्रैंड स्लैम बोलेगा तो यूएस ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन क्या होगा 1891 में, तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ना कि अगर विमल्डन का बात करें तो ये शुरुआत हुआ था 1870 में। और अगर बात करें यूएस ओपन का बात करें 1881 में शुरुआत हुआ था। अगर फ्रेंच ओपन का बात करें तो 1891 में शुरुआत हुआ था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करें तो 1905 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पुराना पूछा है तो विमल्डन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है। तो 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनुच्छेद 24 है। क्या, अनुच्छेद 24। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में जो है ना बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया, कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 24 में, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, बताइए। भारत के कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 45 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल। कह रहा है क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है। एक पुस्तक का तो एग्जाम में पीटी में जो है ना एक क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा पुस्तक से, या तो करंट से पूछे या तो फिर स्टैटिक वगैरह से पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है करंट से ही पूछता है। तो कह रहा है क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रस्किन बॉन्ड है। क्या है, रस्किन बॉन्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है सम्राट अशोक का पितामह कौन था, बताइए। सम्राट अशोक का जो पितामह था ना कौन था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से 298 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था। और उन्होंने कई युद्धों में क्या है बाद मगध के तत्कालीन राजा जो है ना धननंद को हराया था, घनानंद को हराया था। ठीक है, एवं लगभग 321 ईसा पूर्व में अपने मौर्य वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे करनीर में से कौन भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायिका नहीं है, बताइए। करनीर में से कौन भारतीय सिनेमा के जो है ना प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायिका नहीं है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आशुतोष गोवरकर जो है ना एक प्रकार का क्या है, डायरेक्टर है। ये क्या है, तो डायरेक्टर है। और एक कुमार सानू क्या है, तो पार्श्व गायिका है। किशोर कुमार गायकर है। येसुदास क्या है, तो एक ना गायकर है। लेकिन आशुतोष गोवरकर बोलेगा तो ये जो है ना एक प्रकार का निर्देशक मतलब डायरेक्टर है। फिल्म का इनका बहुत सारा फिल्म भी आया है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 48 पे कर रहा है कि देखिए ये भी मैं देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 48 का जो सही उत्तर होगा, देखिए 48 का जो राइट आंसर होगा, 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा, 56.25%। जब पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा तो आप लोग मैथ बना लीजिएगा। आगे कह रहा है कुछ क्वेश्चन 49 का रहा है। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस जो है कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 49 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। तो फलकनुमा महल जो है हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। यह हैदराबाद राज्य के अभिजीत वर्ग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे करा यरलुंग। यरलुंग जो है ना सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। यरलुंग जो है सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा।
तो 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे करनीन में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है? बताइए। करनीन में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है? बताइए कौन सा काव्य संग्रह है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 2। मधुशाला के लेखक बोलेगा तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला का लेखक बोलेगा तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, जो कौन है? अमिताभ बच्चन के पापा जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो है ना कौन थे? बताइए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे करा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या होता है? तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो क्या पूछा था कि BIFR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। बताइए कहाँ से? कह रहा है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं कहाँ से? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष चुनाव से। क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर कह रहा है किस वर्ष जो है ना प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? बताइए। कह रहा है किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1901 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है ना किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए। प्लासी का जो युद्ध था किस वर्ष लड़ा गया था? तो सबको पता है कब लड़ा? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो जो है ना सिराजउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, कह रहा है कि भारत की जो है ना प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है कौन सा? बताइए। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला वो कौन सा है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरावली है। क्या है? तो अरावली है। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला बोलेगा तो कौन सा है? तो अरावली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे करा, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? बताइए। कह रहा है ना कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। बताना है कि कौन एक नहीं है। तो 58 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर 1 बानसूर नहीं है, लेकिन छैल है, रानीखेत है, नैनीताल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि हिमाद्री जो है ना, हिमाद्री के दक्षिण में पहाड़ी सीमा सबसे अधिक उबड़ खाबड़ पहाड़ी प्रणाली बनाती है और इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें कश्मीर जो है ना पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और भारत और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और हिमालय के इस हिस्से में जो है ना कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है जो शिमला, मसूरी, रानीखेत, छैल और नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग है। तो क्या होगा इसमें जो है ना बानसूर नहीं है, लेकिन छैल, रानीखेत और नैनीताल ये सब शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे एक कह रहा है यदि इस नदी की कुल लंबाई जो है ना 2900 किलोमीटर है, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है। कह रहा है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमांगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है और जहाँ से इसे तांग्सपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत बोल रहा है कि भारतीय क्षेत्र जो है ना अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। इस नदी का जो है नाम क्या है? बताइए। उस नदी का नाम पूछा है। ये सारा जो है ना सहायक नदी था। बताना है कि 2900 जो किलोमीटर था वो किस नदी का लंबाई था? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी ब्रह्मपुत्रा का है। क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर है। और इसका सहायक नदी बोलेगा तो कौन कौन है? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता और क्या है? तो ये सब ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है? बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर ये, और ये कब हुआ आया था? 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा जो है ना राज्य 5 में से नहीं है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है?
तो 61 का जो सही उत्तर होगा ना, 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार नहीं है लेकिन आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का जो मानक मेरिडियन है वो जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या है तो स्थित है। इसमें जो है ना उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और क्या है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और क्या है आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। और भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम मतलब GMT से क्या है 5.5 घंटा उस समय का क्या है प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे भारत में क्या है माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे करा एक विकास खंड, करा एक विकास खंड पे पंचायत समिति होती है, बताइए कैसा होता है? करा एक विकास खंड पे पंचायत समिति होती है, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक प्रशासकीय क्या है अधिकरण होता है। क्या होता है? एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे करा संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा का अधिकतम जो है ना ताकत क्या है, बताइए। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम जो ताकत है ना वो क्या है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है तो 3, 552 है। क्या है तो 552 है। तो याद रखिए ना कि भारत के संविधान द्वारा लोकसभा में सदस्यों की आवंटित अधिकतम संख्या क्या होगा? 552 है। और वर्तमान में इस सदन में जो है ना 545 सीटें हैं। कितना वर्तमान में बोलेगा तो कितना? 545 है। याद रखिएगा जो 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव और शेष 2 भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। और भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य से बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे करा द्वितीय हरित क्रांति, करा कि द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध होगा किससे है, बताइए। द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध होगा किससे है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे करा अक्षरों के उस संशोधन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में जो है ना क्रमबद्ध रूप से रखने का श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, बताइए। करा अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला क्या होगी? पूर्ण हो जाएगी। तो 65 का देखिए ऑप्शन इधर आइए। 65 का जो आंसर बता रहे हैं इसका था रीनिंग का था ना, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो 65 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 होगा। आप लोग बना लीजिएगा। बाकी आगे ये क्वेश्चन हमारे 66 पे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। तो 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि हीरा ग्रेफाइट का एक क्या होता है? बहुरूपक है। यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है परंतु उनके जो है ना निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं हैं। हीरे की प्राप्ति जो है ना क्या है, बताइए। तो 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 होगा। क्या होगा? अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होती है। क्या होता है? अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे करा इनमें से जो है ना करा इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज को 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, बताइए। करा इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज को 3 स्तरीय प्रणाली में जो है ना 3 स्तरीय प्रणाली है ना पंचायती राज में से बोल रहा है इसमें एक कौन नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 4, नगर परिषद नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ठीक है, लेकिन नगर परिषद क्या है? तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था, वही पूछ रहा है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में कहाँ हुआ था, बताइए। 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक हैं। मृदा के जो है ना 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक हैं वो कौन कौन है, बताइए। तो 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 3, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और क्या है? पोटेशियम है। तो याद रखिएगा कि मृदा के क्या है 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक है वो कौन कौन है? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और क्या है? पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या है? पोटेशियम है। ये क्या है? तो मृदा के 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे करा एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में जो है ना किसने बनवाया था, बताइए। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नूरजहां ने बनवाया था। कौन बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। तो याद रखिएगा ना कि मुगल काल की साम्राज्य जो है ना सम्राट जो था नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। और उनके पिता जो है ना घियास उन दीन बेग में जहांगीर के दरबार में मंत्री थे और उनकी याद में जो है ना ये बनवाया गया था। कौन बनवाया? एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया गया था जो कहाँ है? आगरा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे करा निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में जो है ना कोबाल्ट होता है। तो 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 4, विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे करा निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का जो है ना स्थायी सदस्य नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य नहीं है, बताइए। ऑप्शन पे आइए।
तो 73 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या है, तो एक, जर्मनी नहीं है लेकिन जो है ना फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, चीन है। तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में जो है ना 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, तो क्या होता है ना 10 जो है ना अस्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में मुख्य रूप से जो है ना फ्रांस है, और क्या है, रूस है, ब्रिटेन है, और क्या है, तो चीन है, ठीक है, और अमेरिका है। तो 5 सदस्य कौन कौन है अस्थायी रूप में, तो याद रखिए फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन और क्या है, अमेरिका है। चलिए क्वेश्चन है 74 पे देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका जो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा, 3। चलिए आगे 75 नंबर पे आइए, कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में जो है ना कहाँ प्रारंभ किया था, बताइए। कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, तो 75 का जो सही उत्तर होगा, 75 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, चंपारण में। कहाँ, चंपारण में। और कब प्रारंभ किए थे, 1917 में। कब 1917 में प्रारंभ किए थे, ठीक है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन में 76 पे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है ना बिहार में कहाँ है, सबको पता है कहाँ है, तो राजगीर में है। कहाँ है, राजगीर में स्थित है। तो याद रखिए ना कि वैशाली जो है मतलब बिहार के राजगीर में जो है ना, मतलब याद रखिए बिहार के राजगीर में विश्व का सबसे क्या है ऊंचा माना जाने वाला क्या है, विश्व शांति स्तूप में स्थित है। कहाँ है, राजगीर में, ठीक है। जो लोग गए उनको पता होगा। आगे करा क्वेश्चन 77 करा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए। करा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लिच्छवी है। क्या है, लिच्छवी के द्वारा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 78 कह रहा है कि हीरक वलय, ईश्वर की आंख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं, बताइए। कह रहा है कि हीरक वलय, ईश्वर की आंख, बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं, बताइए। किसका एक हिस्सा है, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण का है। किसका है, सूर्य ग्रहण का है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा जो है ना समाप्त हुआ था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध जो है मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3, प्रथम मैसूर युद्ध। क्या है, प्रथम मैसूर युद्ध, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि 4 जून 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच क्या है संपन्न मद्रास संधि द्वारा प्रथम मैसूर युद्ध क्या हुआ था, समापन हुआ था, ठीक है। और इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों में एक दूसरे से जीते प्रदेश लौटा दिए गए तथा किसी बाह्य शक्ति के आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता करने का क्या दिया था, वचन दिया था। तो याद रखिएगा कि कौन सा जो है ना एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, क्या होगा, प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है ना मुक्ता प्राप्त होती है, बताइए कहाँ से। कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुक्ता प्राप्त होती है, कहाँ से होता है, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4, संवहनिक वर्षा से। क्या है, संवहनिक वर्षा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे, एक क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना नहीं है। इसमें छांटना है कि कौन जो है ना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें नहीं है। देखिए पहला कह रहा है ना, यह जो भारतीय संविधान में यह एक लिखित संविधान बिल्कुल क्या है, तो सही है। भारतीय संविधान जो एक लिखित संविधान बिल्कुल सही है और यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनन्वय भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। और आगे करा यह भारतीय संविधान जो है एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है, विभाजित होता है। ये भी क्या है, तो 3 कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चौथा ऑप्शन पे आइए। देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है इसे जो है ना भारतीय संविधान में इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल क्या है, तो गलत है। क्या है, तो गलत है। तो याद रखिए ना कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 में जो है ना, याद रखिएगा कि औपचारिक संशोधन करने के लिए घटक शक्ति देता है और किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलाव या निरस्त करने के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको होता है, संसद को होता है, ना कि ये मतलब राज्यपाल और विधायक को होता है। क्या है, बिल्कुल क्या है, तो गलत। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन 82 पे करा इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, बताइए। करा इनमें कौन सा, जो ऑप्शन में छांटना है कि इसमें कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, बताइए। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति जो है ना नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र है और रूस में समाजवादी क्रांति है, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक है। ये तीनों है, लेकिन एक क्या है, नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे करा कि ब्रिटिश शासन के आगमन के से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, बताइए। कौन जो है ना प्रमुख व्यवसाय नहीं था, उसके बारे में बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा 83 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, निर्माण नहीं था लेकिन कृषि था, हस्तशिल्प था और पर्यटन था।
चलिए क्वेश्चन है 84 पे, कह रहा है ट्यूरिंग मशीन, कह रहा है ट्यूरिंग मशीन के बारे में जो है ना किस रूप में जो है ना काम करती है, बताइए ट्यूरिंग मशीन जो होता है किस रूप में काम करती है। तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र है जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श जो है नमूने के रूप में कार्य करे। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, एक सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटिंग मशीन है जिसका जो है ना 1937 में एलन ट्यूरिंग द्वारा आविष्कार किया गया था, और इसका आविष्कार जो है गणितीय गणना के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में सेवा प्रदान करने हेतु जो है ना किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 84 का, तो डी होगा। और ट्यूरिंग मशीन का जो आविष्कार किए थे कौन किए थे, 1937 में एलन ट्यूरिंग ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है, बताइए किस रूप में। कह रहा है भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है, किस रूप में। 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवक्षेपण स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोह भी जल में क्या है विद्यमान है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 86 पे, कह 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को सम्मिलित किया है, बताइए किस रूप में किया है। कह रहे हैं 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित में सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को सम्मिलित किया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, औद्योगिकरण। क्या होगा, औद्योगिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे, कह रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, बताइए। कह रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुंवर सिंह के थे। कौन किए थे, कुंवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे, कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समीप जो है ना बिछाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको याद ही होगा, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा ना कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी, और वर्ष 1853 में जो है ना बम्बई से थाने की भी जो है ना प्रथम रेलगाड़ी का जो है ना परिचालन किया गया था, मतलब चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे, कह रहा है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, बताइए। प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है 2, पटना। क्या है, पटना। ठीक है, चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 90 पे, कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, बताइए। कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो 90 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल। क्या होगा, बांकीपुर जेल। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 91 पे, देखिए 91 मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा, 7%। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, बताइए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को क्या सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, क्योंकि इसलिए किया था गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे, कह रहा है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, बताइए। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाए के विरोध में जो है ना जमा हुए थे, ठीक है, प्रदर्शन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे, कह रहा है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3, राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक, लोक प्रशासन, शिक्षा एवं धार्मिक सभी प्रकार के सुधारों का क्या किया था, विरोध किया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 95 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 95 कर रहा है कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री जो है नहीं है, बताइए। कह रहा है कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, लेकिन निम्नलिखित में बोल रहा है कौन अर्थशास्त्री नहीं थे। तो देखिए ऑप्शन को देखिए, तो 90 ये जो है ना दादा भाई नौरोजी नहीं थे, ठीक है, मतलब दादा भाई नौरोजी थे और BKRB राव थे और प्रसाद चंद्र महालनोबिस थे, लेकिन जो है RC देसाई नहीं थे। क्या थे, RC देसाई नहीं थे। तो याद रखिएगा कि जो है ना भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1876 में किया था, और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाला पहला व्यक्ति 1931 में डॉक्टर BKRB राव थे, और भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला आधिकारिक प्रयास प्रोफेसर PC महालनोबिस थे। कहते PC महालनोबिस थे के द्वारा जो है ना किया गया था, लेकिन इसमें क्या था, RC देसाई नहीं थे। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा।
आगे क्वेश्चन 96 का रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में जो है ना आगे बढ़ा था, बताइए। कह रहा है 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हुआ, बेगम ऑफ अवध। क्या हुआ, बेगम ऑफ अवध, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है ना 1857 का विद्रोह हुआ था, और बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र क्या है, बिरजित कादिर को नवाब घोषित किया था और लखनऊ स्थित प्रेसिडेंसी का आक्रमण कर दिया था। तो क्या हुआ, बेगम हजरत महल होगा, ठीक है, अवध बोल भी सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन रही 97 पे, करा इनमें से कौन सा बैंक जो है ना उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत है, मतलब कौन सा बैंक है जिसका एक टैगलाइन जो है ना गलत है। देखिए पहला क्या है, भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन बोलेगा ए बैंकर टू एवरी इंडियन, बिल्कुल क्या है, तो सही है। भारतीय स्टेट बैंक का क्या है, ए बैंकर टू एवरी इंडियन, बिल्कुल सही है। और पंजाब नेशनल का बैंक का बात करें तो क्या है, तो बढ़ती का नाम जो है जिंदगी, क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, क्या है, ये जो है ना क्या है, तो गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है। और यार नेक्स्ट देखिए तीसरा के कोटक महिंद्रा बैंक का बोले लेट्स मेक मनी सिंपल, बिल्कुल सही है। और देना बैंक का बोले ट्रस्टेड फैमिली बैंक, क्या है, तो बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्या है, तो गलत है। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि इसमें जो गलत है ना पंजाब नेशनल बैंक का, अगर इसका पे पूछेगा कि पंजाब नेशनल बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है, इसका टैग लाइन क्या है, तो ए नेम यू कैन बैंक अपॉन है, क्या है, ए नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसका टैग लाइन है पंजाब नेशनल बैंक का। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है, बताइए। कह रहा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा 98 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, क्या होगा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे क्या है के बगल में बनाया जाना चाहिए। तो क्या होगा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन रही 99 पे, देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो इसको बना लीजिएगा। 99 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। अब भाई क्वेश्चन रहे 100 पे, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा गलत मिलान का पहचान कर, इसमें गलत कौन सा है, देखिए इसमें देखते हैं। देखिए पहला फाउंड पेन बोलेगा तो इसका आविष्कार जो है ना लुइस एंडरसन बाटरमैन ने किया, बिल्कुल सही है। मीटर का बोलेगा जैक्सा राइस जेंसन ने किया है, तो बिल्कुल गलत है। और इसका जो बैरोमीटर का बोलेगा तो एवांजेलिस्टा टेरोसोली ने किया था, बिल्कुल सही है। एनिमेशन का बोलेगा तो एमिल रेनेडो किया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसका गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो गलत है ना मीटर का जो आविष्कार किया था, मीटर का आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार 1884 में हुआ था, 1884 में आविष्कार किया गया था। और ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कौन थे, फ्रेडरिक ड्रेक्सलर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, फ्रेडरिक ड्रेक्सलर के द्वारा 1884 में जो इसके द्वारा मतलब मीटर का आविष्कार किया गया था। तो ये सेट नंबर 3 था, सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। बाकी कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और बाकी जो पीछे का 2 क्लास करवाएं वो लोग आप भी वो भी क्लास आप लोग क्या है देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बाकी कंटिन्यू इस बुक का जो है ना क्लास आएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कोई कारणवश लेट हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू आपका क्लास आएगा। जिनको भी इसका PDF चाहिए तो हम सारा जो है डिटेल हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आपको जो है इस बुक का सारा आपको PDF मिल जाएगा एक साथ, आपको मतलब डेली पर डे आपको जैसे जैसे क्लास आएगा वैसे वैसे आपको पहले ही PDF दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी पहला जो है ना सेट का PDF फुल डिटेल के साथ टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और बाकी इसका 2 और 3 कंप्लीट हो गया, अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।